नमस्कार मित्रों, बज चुके हैं सुबह के 9। आप लाइव आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनएमई कार्नर पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत की। ये हमारी आधुनिक भारत की जो पाठ्यक्रम के अनुसार ये पहला वीडियो होगा। इसके पहले हमने आपसे जिस टॉपिक पे बात की थी वो था आधुनिक भारत का परिचय। उसमें हमने इंट्रो पार्ट को कवर किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि एक तरह से जो मॉडर्न इंडिया है, जो आधुनिक भारत है, उसका सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस पर चर्चा करने के बाद आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो हमारा पहला टॉपिक है। कौन सा? वो है यूरोपीय का भारत आगमन। हमारा यही पहला टॉपिक होगा। इस टॉपिक में आज से हम आपके एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, क्यों ये भारत आए और भारत आने से इनके क्या उद्देश्य थे, इसकी हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। आप देखेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक बेहतरीन समझ डेवलप होगी, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर क्यों, क्या कारण थे कि यूरोपीय भारत आना चाहते थे। क्या ऐसा नहीं था कि भारत के अलावा यूरोप में ही क्यों नहीं रहना पसंद करते थे? आखिर उनकी आवश्यकताएं क्या थी जिसके वजह से भारत से वो बड़े ही आकर्षित थे। इस वीडियो में आज हम इसकी बात करेंगे और हम बात करेंगे जो प्रारंभिक यात्रियाँ हैं, जो स्टार्टिंग में जो यात्रियाँ हैं, उन कुछ महत्वपूर्ण यात्रियों की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर हमें समय मिला तो हम बात करेंगे पुर्तगाली की। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जिनकी चर्चा करनी है उसका हमने डिस्कशन कर दिया। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो भारत है, ये भारत मध्यकाल तक आते आते बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत से जो भारत में जो मिर्च है, मसाला है, जो भारत में सूती वस्त्र है, जो भारत में कपास है, इसकी बड़ी मांग विदेशों में होती है और इसके लिए लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत में जुड़ने के लिए या भारत में आने के लिए कई विदेशी आते हैं, और विदेशी कहें या कहें कई यूरोपीय आते हैं। सबसे अधिक आवश्यकता पड़ रही थी किनकी? यूरोपियों की। यूरोपियों में सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे 1498 में जो वास्को डी गामा आता है, ये भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली है या पहला विदेशी है या फर्स्ट फॉरेनर है। इसके बाद दूसरे जो आते हैं वो होते हैं डच की बात करें तो ये 1605 में आते हैं, लगभग 107 साल बाद। एक लंबा गैप होता है इन दोनों के बीच में। उसके बाद तीसरे आते हैं अंग्रेज और डच के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। अंग्रेज आते हैं 1608 में और डच आते हैं 1605 में। इसके बाद इंग्लिश के आने के बाद एक डेनिश नाम की कंपनी आती है। डेनिश लोग आते हैं, ये आते हैं 1616 में। और उसके बाद फिर आते हैं फ्रांसीसी। सबसे अंत में भारत की ओर रुख करने वाले जो थे वो फ्रांसीसी हैं, ये 1667 में आते हैं। इन सभी के भारत में आने के उद्देश्य ये ही थे कि भारत में आकर व्यापारिक लाभ कमाया जाए, और इसके लिए जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सकती थी सब एक दूसरे को दे रहे थे। अगर हम बात करें जो मध्यकालीन था, हमारा जो मध्यकाल था, मध्यकाल में आप देखेंगे मुख्यतः 2 रूट हुआ करते थे जिनसे भारत से व्यापार किया जा सकता था। जो मध्यकाल है, मध्यकाल में यहाँ पे 2 रूट थे जिसके माध्यम से लोग भारत में आते थे। वो कौन कौन से 2 रूट हैं? आइए उसे हम आपको मैप में दिखा दें। ये आपको दिख रहा है। अगर कोई यूरोप का आदमी भारत आना चाहता है तो उसके पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता कि वो लाल सागर के होकर आए, यानी कैसे? अरब सागर, लाल सागर होते हुए वो भारत में आए। ये पहला रास्ता था। दूसरा रास्ता कौन सा था? दूसरा रास्ता था कि वो फारस की खाड़ी होते हुए आए। ये 2 रास्ते प्रचलित थे कि इस रास्ते वो भारत आए। लेकिन इस रास्ते में आप देखेंगे जो पहला रास्ता हमने बताया आपको, पहला रास्ता कि लाल सागर पे होकर आते हुए, तो जो रेड सी थी,
रेड सी से आने में इनके पास समस्या होती थी। कौन सी समस्या? अभी आप देखेंगे कि जो स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर बन नहीं पाई है। तो इन्हें जैसे ही यहाँ से चलते थे, यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से जब चलते थे तो यहाँ जब पहुँचते थे, यहाँ से फिर उनको स्थलीय मार्ग मिलता था। स्थलीय मार्ग मिलने के बाद ये अपनी जो सामान थे यहाँ पर रखते थे, फिर कुछ दूर जो स्थल की यात्रा करते थे, उसके बाद फिर ये फिर नाव खोजते थे। यानी इस क्रम में इन्हें दो नाव की ज़रूरत होती थी, एक इस तरफ जो रेड सी में है और दूसरी मेडिटेरियन सी में। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे, ये जो क्षेत्र आपका पड़ता है, इस क्षेत्र में पछुआ पौने प्रभावी होती हैं। हाँ जी हाँ, आप देखेंगे हमारे वीडियो में, तो इस वीडियो में हम जियोग्राफी के भी पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए चलेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। आप जो क्लास कर रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप न सिर्फ क्लास कर रहे हैं, बल्कि आप क्लास के साथ टोटल होलिस्टिक कवर कर रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो भूगोल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। हमारे कहने का तात्पर्य है, तो आप देखेंगे वहाँ पे हम पूरी चीज़ें एक साथ कवर कर रहे होंगे। ये हमारी क्लास की पहली विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो आपको हमने क्या बताया? हमने आपको बताया कि ये क्षेत्र है पछुआ पवन पेटी का, और पछुआ पवन पेटी में आप देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पे इसके मार्ग में कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे समुद्री इलाका जहाँ पड़ेगा वहाँ पे कोहरा पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो लाल सागर वाला रास्ता है, लाल सागर वाले रास्ते में यानी रेड सी वाले रूट पर दो समस्याएं आई। पहली समस्या आई क्या कि इसके मार्ग में कोहरा पड़ रहा है। दूसरी समस्या जो आई वो इनके सामने ये आई कि इनको कठोर चट्टानों से होकर क्रॉस करना पड़ता है। आप देखेंगे ये रिफ्ट वैली वाला एरिया होता है, रिफ्ट वैली से होकर आना पड़ता था। ये दूसरी समस्या इनके साथ थी। इसलिए अगर देखेंगे तो इस मार्ग को ये प्रीफर करना नहीं चाहते। जो रेड सी वाला मार्ग है इसे ये वरीयता नहीं देते हैं। आखिर क्यों नहीं देते? इसका कारण हमने आपको यहाँ पे बताया। अब इसके बजाय किस मार्ग को प्रेफरेंस देंगे? वो प्रेफरेंस जिस मार्ग को दिया जाएगा वो मार्ग होगा आपका भारत की खाड़ी। ये जो गल्फ ऑफ पर्शियन है या पर्शियन गल्फ के माध्यम से ये भारत आना पसंद करते हैं। क्यों? पहली बात यहाँ से इसकी दूरी कम है। जो दूरी है भारत की वो सबसे पहला रीजन है कि भारत से इसकी दूरी कम है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ आप देखेंगे इसे प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है इसकी अभी हम बात करेंगे, लेकिन आप ये जान लें कि जो भारत में सर्वाधिक व्यापार हो रहा है, जो भारत में सर्वाधिक ट्रेड हो रहा है, वो ट्रेड हो रहा है किससे? आप देखेंगे भारत की खाड़ी वाले मार्ग से। ये जो भारत की खाड़ी का मार्ग है यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो भारत की खाड़ी वाला मार्ग है, अगर आप यहाँ पे देख पाएँ तो ये आपका इटली है। ये जितने भी यूरोपीय व्यापार हो रहे हैं, चाहे भारत की खाड़ी से हो चाहे वो रेड सी से हो, वो इटली को क्रॉस करके ही जा रहे हैं। आप मैप में देखें शायद ये चीज़ समझ पाएंगे। ये आपका इटली है, और इटली में आप देखेंगे इसके नीचे से अगर ये वाला मार्ग पकड़ रहे हैं तब भी अगर आप ऊपर वाला पकड़ रहे हैं, 3-4 मार्ग यहाँ पे रूट हैं, कोई भी रूट आप पकड़ रहे हैं तो उसे आप इटली की सीमा से होकर जरूर क्रॉस करेंगे। और जब इटली की सीमा से आपकी बाध्यता है, बाइंडिंग है क्रॉस करना, तो कहीं ना कहीं जो टैक्स होगा, जो रूट जो ट्रेड के बीच में जो टैक्स लिया जाता है, वो सर्वाधिक टैक्स लेंगे इटली की गवर्नमेंट, और इटली की गवर्नमेंट लेगी। और सबसे अधिक यहाँ पे जो व्यापारी होंगे वो सबसे अधिक लाभ कमाएंगे कहाँ की? इटली के। और इतना ही नहीं, जो एकाधिकार होगा, जो मोनोपोली होगी, ये वर्ड है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी जो एकाधिकार होगा वो किस सरकार की होगी? किसका होगा? इटली का। यानी इस पूरे व्यापार में, इस पूरे व्यापार की खरीद फरोख्त में सबसे अधिक जिनको लाभ मिल रहा होगा, जिनका वर्चस्व होगा, जिनकी तूती बोलती होगी, वो होगी इटली। इटली के जो व्यापारी होंगे उनका मोनोपोली यहाँ पे होता है।
इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से आगे चलें। अब इस मार्ग में समस्या क्या आती है? मार्ग तो बड़ा अच्छा चल रहा था, समस्या क्या आई कि आप ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे है तुर्की, ये है टर्की। टर्की में एकाएक सरकार बदल जाती है और वहाँ पे एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है। शायद आप इस मैप में आप अच्छी तरह देखें, ये साम्राज्य आपको दिख रहा होगा, ये वो साम्राज्य है। आप देखेंगे कि पहले प्रारंभिक तौर पे इस क्षेत्र में स्थापना होती है, इटली वाले क्षेत्र में, तुर्की वाले क्षेत्र में। और कौन सा साम्राज्य है? इस साम्राज्य का नाम था ऑटोमन साम्राज्य। सबसे पहले 1453 की बात है ये। 1453 में तुर्की के क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना होती है। और जब ऑटोमन की साम्राज्य की स्थापना होगी तो देखेंगे बहुत जल्दी ही उस साम्राज्य का पूरा प्रसार अरब के मैक्सिमम देशों के साथ तुर्की और इटली के पड़ोसी देशों तक भी पहुंच जाती है। इतनी क्षेत्रों में उसकी सीमा हो जाती है। ये ऑटोमन साम्राज्य है और इस ऑटोमन साम्राज्य ने इटली के वर्चस्व को चुनौती देना शुरू किया। अब तक हमने बताया कि इटली का यहाँ पे मोनोपोली हुआ करता था, इटली का ही शहर रोम है, तो यहाँ पे जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था, उसको ऑटोमन साम्राज्य के लोगों ने चुनौती देना शुरू कर दिया। और इतनी भयंकर, इतनी बड़ी चुनौती देंगे कि जिन यूरोपियों को, इन यूरोपवासी व्यापारियों को यहाँ से इस मार्ग को बदलना पड़ेगा। और जब ये उन्हें चैलेंज करते हैं, जब उन्हें चुनौती देते हैं, तो आप देखेंगे इनके साथ इनके कुछ झगड़े भी हो रहे हैं। और जब ये इस क्षेत्र से, इनसे, ऑटोमन साम्राज्य से अपने आप को दबा हुआ पाएंगे तो एक नए रास्ते की ये तलाश करेंगे, एक नए रूट की तलाश करेंगे। और उसी रूट की तलाश के क्रम में ये कई नए मार्ग का विकल्प खोजेंगे। अब इनके पास विकल्प कौन सा था? अब इनके पास विकल्प दो बचता है। पहला विकल्प था ये जो रेड सी वाला मार्ग है, या गल्फ ऑफ पर्सियन है, या फारस की खाड़ी का मार्ग है, इस मार्ग पर इनसे समझौता करके उस रूट से जाएं। यानी इन्हें जो लाभ था, लाभ का एक बड़ा भाग इनको दें। किनको? ऑटोमन साम्राज्य को। तब इस रास्ते हो जा सकते हैं। और दूसरा रास्ता यहाँ से बच रहा था कि कोई नया अल्टरनेट खोजे, नया विकल्प खोजे। और नए विकल्प को खोजना इनके लिए हालांकि कठिन तो बहुत था, लेकिन ये जो इस चुनौती थी, जहाँ पे इनका मोनोपोली था, उस चैलेंज से आसान ये चैलेंज उनको लगा और ये नए नए मार्ग को खोजना शुरू कर दिया। और ऐसे में नए मार्ग को कौन खोजेगा? जिसके पास कुछ कंडीशन होंगी, जो कुछ स्थितियों में लाभान्वित होगा, वही नए मार्गों की तलाश कर पाएगा। पहला कौन सा कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले उसके पास तकनीकी होनी चाहिए। सबसे पहली बात होनी चाहिए क्या? उसके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिससे वो तकनीकी से दिशाओं का ज्ञान कर सके, जिससे वो ये समझ सके कि हमें किस ओर मूवमेंट करना है और कहाँ पे किस गति से। यानी उसे ज्ञान होना चाहिए तकनीकी का। दूसरा, वही वो मार्ग खोज पाएगा जिसके पास, क्योंकि अब यहाँ से स्थल मार्ग की ऑप्शन बहुत कम है, अतः अब यहाँ से जो समुद्र मार्ग है उसका विकल्प ओपन है। यानी जो समुद्र मार्ग में सशक्त हो, अर्थात जिसके नाविक क्षमता, यानी जिसके नाविक प्रवीण हो, चतुर हो, या ज्ञानवान हो, या उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो, ऐसे लोग नए मार्ग की तलाश कर पाएंगे। तीसरा कौन खोज पाएगा? तीसरा वो खोज पाएंगे क्योंकि ये व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा है, जहाँ के व्यापारी के पास धन बहुत अधिक हो, बहुत अधिक धनी हो। और चौथा एक महत्वपूर्ण रीजन और है जो सबसे शायद महत्वपूर्ण हो। चौथा रीजन ये था कि जहाँ के शासक का भी उनको संरक्षण हो या शासक का सहयोग हो। ये चार कंडीशन जब पूरी होंगी तो कोई भी देश
कोई भी राज्य, कोई भी नाविक आप देखेंगे नए मार्ग की तलाश करने की हिम्मत जुटा पाएगा। सबसे पहले ये चारों कंडीशन पूरी होती है पुर्तगाल के साथ। सबसे पहले ये चारों कंडीशन पूरी होती है पुर्तगाल के साथ। आप पूछ सकते हैं कैसे? जी हाँ, बिल्कुल बताया जाएगा कैसे। आप देखेंगे कि जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल का एक शासक है। शासक ने पूरा का पूरा सहयोग देता है वो किनको? अपने यहाँ के नाविकों को। जो वहाँ के नाविक हैं उन नाविकों को पूरा वो सहयोग देता है। किस लिए? नए मार्गों की तलाश के लिए। और इस कंपटीशन में, इन चारों आदर्श कंपटीशन को पूरा करने के लिए पुर्तगाली सबसे पहले आगे आएंगे और सबसे पहले सफलता पाएंगे। तो आप ये चीज़ देखिए, आखिर पुर्तगालियों के पास ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो फर्स्ट रैंक में आए या इस रेस की विजेता हुए। तो आइए पहले इसकी बात कर लें। यहीं पे हमने बताया जो 4 चीज़ें थी, इन चारों को जो पूरा करेगा वो सबसे पहले कंपटीशन में आगे जाएगा। तो आप प्रश्न उठता है क्या पुर्तगालियों के पास क्या क्या था उन चारों में, या चारों से कुछ एक्स्ट्रा भी था? पहली चीज़ पुर्तगालियों के पास था कि जो समुद्री नाव है उस कला में उसे महारत हासिल था। महारत का मतलब बहुत अधिक इसके नाविक प्रवीण हुआ करते थे। दूसरा, इसी समय की बात है, पुनर्जागरण के बाद बहुत बड़े स्तर पर तकनीकी का प्रसार हुआ था। और आप देखेंगे यहाँ पे दिशा सूचक या कंपास जिसे हम कहें, दिशा सूचक यंत्र या कंपास का विकास हो चुका था, जो ये बता रहा था कि किस दिशा में हम चल रहे हैं। स्पेशली ये उत्तर दिशा को इंडिकेट करता था, और एक दिशा जब पता हो जाती है तो शेष सारी दिशाएं पता चल जाती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे हो रहा है शासक का। यहाँ पे एक शासक है प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी ने इन्हें बहुत बड़े स्तर पर सहयोग दिया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक था पुर्तगालियों के लिए, ये था यहाँ के जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म के प्रसार को बढ़ावा देना। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण और कारण था कि जो व्यापारिक थी, व्यापारिक वर्चस्व को स्थापित करना। तो ये सारी आकांक्षाएं भरी हुई थी किनके अंदर? सारी चीज़ें आपको भरी मिली थी इन पुर्तगालियों के अंदर। और जब पुर्तगालियों के अंदर इतनी चीज़ें भरी थी तो निश्चित तौर पे जो इस युद्ध का, जो इस अप्रत्यक्ष लड़ाई का जो विजेता होगा, वो विजेता कौन होगा? वो विजेता होंगे पुर्तगालीज। और ऐसे में पुर्तगाली इस कंपटीशन को, इस प्रतिस्पर्धा को विजित करते हैं और उनकी ये विजय काफ़ी ऐतिहासिक होती है। इसके बाद अब कुछ इवेंट को हम देखें, कुछ घटनाओं को देखें। ये तो हमारी कॉन्सेप्ट थी। कॉन्सेप्ट में अगर एक कॉन्सेप्ट और आपको यही हम बता देना चाहते हैं, वो कौन सा था कि आखिर ये भारत में आना क्यों चाह रहे थे? आखिर भारत में था क्या? भारत में इनके आने के कारण क्या थे? तो सबसे पहला जो कारण था दोस्तों, वो है भारत की आर्थिक संपन्नता। यानी जो भारत की इकोनॉमी थी वो बड़ी अच्छी थी। भारत की इकोनॉमी का अर्थ है यानी जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। टोटल जो भारत का उत्पादन हुआ करता था, या भारत की जो टोटल आय हुआ करती थी, या जो भारत का टोटल इनकम था, ये बहुत अधिक था। तो जब भारत का, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? करंट अकाउंट डेफिसिट की। ये जो कैड था, जो व्यापार का जो घाटा था, ये भारत के अनुकूल था, यानी भारत के लिए वो पॉजिटिव था। ज़्यादा का ये व्यापार करते थे, खरीदते कम थे। आज हम ये उल्टा हो गया है, लेकिन तब की स्थिति में ये हमारे लिए बड़ा ही अनुकूल हुआ करता था। इसमें हम पॉजिटिव थे, यानी जो बुलियन होती है, बुलियन, ये जो बुलियन थी, यानी बुलियन का अर्थ है सोना और चांदी। ये सोना और चांदी हमारे यहाँ आ रहे थे बहुत तेज़ी से। तो ये कारण ये था आर्थिक संपन्नता। और दूसरी वाणिज्यवाद की विचारधारा।
जो वाणिज्यवाद की विचारधारा है वो ये कहती है कि जिसके पास सबसे अधिक सोना चांदी है उसका विकास का स्तर सबसे अच्छा है, यानी वो सोने चांदी के आधार पर संपन्नता को निर्धारित करती है। अब यहाँ से हम तीसरे फैक्ट की अगर आपसे बात करें कि भारत में और क्या था जिसके कारण वो आकर्षित हो रहे थे। तीसरा है व्यापार में लाभ कमाना। जो यूरोपीय थे ये व्यापारी थे, वो चाह रहे थे कैसे भारत में व्यापार में हम अग्रणी हों, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में मसाले का उत्पादन हो रहा है और अगर मसाले के ट्रेड में हमें प्रथम स्थान लाना है और पैसा कमाना है खूब, तो उसमें हमें भारत की ओर मूव करना होगा। ये तीसरा फैक्टर था। चौथे फैक्टर की बात करें जिसके कारण वो भारत में आकर्षित हुए थे, वो एक फैक्टर मेजर हुआ यूरोप में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से आप देखेंगे जैसा कि हमने पिछले फैक्ट में बताया था कि यहाँ पे कंपास की खोज हो चुकी थी और कंपास की खोज ने दिशाओं का ज्ञान उनको करा दिया। अब देखेंगे यहाँ पे त्रिकोण पाल, ये बहुत अच्छा शब्द है, आप शायद जानते हो। ये जो नाव होती हैं, नाव पे जो तीन त्रिभुज के आकार के जो चद्दर लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े, ये हवाओं के अनुसार अपनी जो नाव होती है उन्हें मोड़ने का कार्य करते थे। और इस त्रिकोण पाल की खोज ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। और इसके बाद अगर देखें तो इनके पास सुरक्षात्मक तरीकों के लिए तोप और बंदूक का भी अब तक इनके पास आविष्कार हो चुका था। ये चौथा फैक्टर था जिसके कारण, और जब इतनी सुख सुविधाएं थी तो व्यापार में अपने आप को अग्रणी करना चाह रहे थे। पांचवा जो फैक्टर मेजर है वो था शासकों का सहयोग। यानी जो रूरल थे वहाँ के जो शासक हुए, जो रूल करने वाले थे रूलर, वो क्या कर रहे थे। जो रूलर थे आप देखेंगे, पहले पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल में एक शासक था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। इसने बहुत बड़ी मात्रा में धन दिया कि जाइए आप भारत में जाइए और भारत से जाइए मसालों को लेकर आइए। दूसरा शासक आप देखेंगे स्पेन का। स्पेन में एक महारानी थी जिनका नाम था इसाबेला। इन्होंने भी खूब नाविकों को सहयोग किया और इस वजह से आप देखेंगे कि एक बड़ी खेप भारत में आती है यूरोपियों की। एक यूरोपियों की बहुत बड़ी खेप, बहुत बड़ी फौज भारत में आने के लिए परेशान रहती है। और जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर और होता है जो बाद में यह फैक्टर जुड़ता है, कौन सा, वह है वास्को डी गामा की सफलता। जो वास्को डी गामा है, जब ये भारत आया था और भारत आकर आप देखेंगे वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से भारत आया था, कुछ इस तरह से आया था। वो भारत यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ तक जब ये भारत आया था तो ये जितना इसके इस ट्रेड में आने में जितना इसका खर्चा हुआ था, यहाँ से जितना मसाला ले गया उस मसाले से टोटल खर्चे का 60 गुना लाभ कमाया। ये बहुत बड़ा मल्टीप्लायर था इसमें। अगर आप 1 रुपये का सामान कोई लिए हैं और उस पर आपको 60 रुपये इनकम हो रही है, तो ऐसे जगह आप जाना क्यों नहीं चाहेंगे। और इसी का फ़ायदा उठाकर जब पता चला कि 60 गुना लाभ ये कमा रहे हैं भारत में जाकर, तो पूरे यूरोप में ये खबर पहुंची और सारे यूरोपवासी भारत आना चाहने लगे कि हम भी भारत पहुंचे और हम भी कितना लाभ लें, 60 गुना। कोई भी ऐसा व्यापार समकालीन विश्व में नहीं था जो 60 गुना लाभ दे। एक ही ऐसा व्यापार था कि भारत चलो और भारत में जाओ तो 60 गुना आप लाभ पाओ। और इसी के कारण वो मूव करते हैं कहाँ पर, भारत। और आप देखेंगे कि आगे चलकर पुर्तगाली, आगे चलकर फ्रांसीसी, आगे चलकर आपके डच, डेनिश, अंग्रेज, सब लोगों की भारत में भरमार हो जाएगी। आने वाले 100 सालों में ये पूरी तरह से भारत में बांट दिए जाएंगे, चाहे वो भारत का कोई भी पूर्वी तट हो या पश्चिमी तट। अब इतनी बातें तो आपको शायद समझ में आ गई कि वो भारत में क्यों आना चाह रहे थे और कौन आएगा, किसकी स्थिति अच्छी थी। 2 चीज़ें हमने आप तक बताई महत्वपूर्ण, कि यूरोप से कौन निकलकर भारत आएगा और भारत में क्यों आएंगे।
इतनी चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई, एक चीज़ और मैंने बताई आपको यहाँ पर, वो हमने ये बताया कि जो भारत में जितने आने वाले थे उनके मार्ग कौन कौन से थे। हमने बताया 2 मार्ग, एक आपको हमने बताया फारस की खाड़ी होकर और दूसरा बताया हमने लाल सागर होकर। और कौन सा मार्ग सुलभ था, कौन सा मार्ग दुर्लभ था, ये भी हमने बताया। और अभी तक सुएज नहर की खोज नहीं हो पाई थी। अब इसके बाद क्या महत्वपूर्ण होता है ये देखिए। अब समय आता है आपका, हमने आपसे बात कर ली थी अब तक डिटेल में ऑटोमन साम्राज्य के बारे में कि ये कैसे बाधा उत्पन्न करता है उस ट्रेड वाले मार्ग पर। उसके बाद अब आप देखिए हमसे आपसे चर्चा होगी कि जो 1486 का समय है, 1486 का समय है। 1453 में हमने आपको बताया कि ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना होती है और उसने पूरी तरह मार्गों को बैन कर दिया है। आपको हमने ये इमेज दिखाया था और ये 1453 की बात थी। जब ये मार्ग बंद हो गए तो 1486 तक आते आते लोगों ने मार्ग खोजने के लिए सफलता पाना शुरू कर दिया। समय है 1486 का। 1486 में एक पुर्तगाली नाविक पुर्तगाल से बाहर निकला और वो भारत को खोजने के लिए चला। लेकिन जब भारत को खोजने के लिए आया तो वहाँ से यात्रा करते हुए बहुत दूर चलते चला गया, लेकिन वो भारत नहीं पहुँचा। वो पहुँचा कहाँ आप देखेंगे तो ये पुर्तगाल से चलते हुए, ये पुर्तगाल ऊपर है, पुर्तगाल से चलते हुए ऐसे 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 आते हुए पहुँचा केप ऑफ गुड। केप ऑफ गुड होप एक लोकेशन है, अफ्रीका में है, नाम है केप ऑफ गुड होप। ये आता है कहाँ पर, केप ऑफ गुड होप पर, ये अफ्रीका में है। इसे आप देखेंगे तो ये एक अन्य नाम से और जाना जाता है जिसे बोलते हैं उत्तर महाद्वीप। ये केप ऑफ गुड होप की खोज करता है और उसका नाम था बार्थलोमेव। नाम लिख दें हम, इसका नाम था बार्थलोमेव। ये पुर्तगाली यात्री था जिसने खोज की केप ऑफ गुड होप की। अब आधे भारत की उसने खोज कर ली और फिर वो वहीं से वापस चला गया। ये बात थी 1483 की, 1486 की। 1486 के बाद 1492 में ठीक 6 साल बाद, 1486 के ठीक 6 साल बाद एक यात्री 1492 में फिर भारत की खोज पर निकलता है और वो अब की बार वो यूरोप, वो पुर्तगाल का नहीं बल्कि वो स्पेन का है, स्पेन का है। और वो क्या करता है, वो निकलता है अपनी नाविक से और निकल पड़ता है अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका की ओर। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही वो अफ्रीका की ओर निकलता है, वो 1492 की बात हम बता रहे हैं, आपको ध्यान रखिएगा। वो निकलता है स्पेन से और अपना मार्ग केप वर्दे पहुंचता है। केप वर्दे ये भी अफ्रीका का है, केप ऑफ गुड होप नहीं है, ये केप वर्दे है। यहाँ से फिर ये निकलता है पश्चिम की तरफ मूव कर देता है और पश्चिम की मूव करते समय आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये एक क्षेत्र है बरमूडा ट्रायंगल का। नाम आपने सुना होगा, बरमूडा ट्रायंगल या त्रिभुज का। अच्छा ये क्या है, जी हाँ बिल्कुल हम यही बता देंगे, फिर कहानी को आगे चलेंगे। जो बरमूडा त्रिभुज है ये बड़ा ही रहस्यमयी चीज़ है। इसकी कभी हम आपसे डिटेल में भी बात करेंगे। हालांकि आप अगर हमारे जियोग्राफी वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया उस वीडियो में जाएंगे और जब अटलांटिक ओशियन के हमने फीचर की डिस्कस किया है तो वहाँ पे मैंने बताया है। ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, यहाँ पर लगातार तूफान आते रहते हैं, वर्षा होती रहती है, चक्रवात आते रहते हैं। यहाँ पे बादलों का फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तीव्रता के साथ होता है। अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेटर के आसपास का एरिया भी पड़ता है और ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है उसमें। और जब जो नाविक, इस अभी नाम तो हम नहीं बता रहे हैं, अभी नाम बताएंगे कौन था। जब ये स्पेन का नाविक निकलता है और पहुंच जाता है
बरमूडा ट्रायंगल के आसपास क्षेत्र में, तो उसे बड़ी कड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और इसके पास जो दिक्सूचक यंत्र था, जो दिशा बताने वाला यंत्र था, यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल में आते ही वो फेल हो जाता है। आप देखेंगे अभी भी कोई भी विश्व के पास ऐसी तकनीकी नहीं है जो बरमूडा ट्रायंगल में दिशाओं का ज्ञान बता सके, और दिशा वहाँ पर जाते जाते भ्रमित हो ही जाना है, ये पहली कंडीशन है वहाँ की। अब देखिए वो निकला वहाँ से और बरमूडा ट्रायंगल के आसपास क्षेत्र से निकलता है और उसके दिशाओं से वो भटक जाता है, तो वो पूरब की ओर न घूमकर वो पश्चिम की ओर चलता चला जाता है। और जब पश्चिम की ओर चलता चला जाता है तो एक बड़े नए भूमि क्षेत्र को पहुँचता है जो अब तक वहाँ पर कोई नहीं गया था। वो क्षेत्र था अमेरिका का, और जो यात्री निकला था उसका नाम था कोलंबस। उसका नाम था कोलंबस। कोलंबस भारत को न खोजकर वो खोज डाला किसको? वो खोज डाला अमेरिका को। अमेरिका एक बड़े महाद्वीप को, और यहाँ पर देखेंगे कुछ जनजाति प्रकार के लोग रहते थे, निग्रेटो नाम के लोग रहा करते थे। वो समझे ये लोग भारतीय हैं, कि ऐसे ही भारतीय हैं। और एक रोचक बात आपको बताएं, एक ताज्जुब वाली बात आपको बताएं कि जब तक कोलंबस जिंदा था, जब तक वो जिंदा था, पूरे अपने जीवन में अपने द्वारा खोजे गए अमेरिका के भाग को वो भारत समझता था। यानी अपने मरने तक वो नहीं जान पाया कि ये अमेरिका नहीं, ये भारत नहीं, अमेरिका है। उसे ये बात उसके लिए रहस्य ही रह गई। वो समझ रहा था कि हमने भारत की खोज की है, वो समझ रहा था कि हमने भारत को खोज डाला, लेकिन बाद में पता चला कि वो भारत नहीं बल्कि एक नई भूमि है, वो था अमेरिका। एक चीज़ और आपको यही डिस्कस कर दें कि थोड़ी सी बात आपको यहाँ बता दें कि ये जब निकला यहाँ से तो सबसे पहले पहुँचा अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में, अब यहाँ पे हम अटलांटिक ओशियन की कुछ बात करते हैं। जो अटलांटिक महासागर है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला कौन सा है? पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति अगर आप देखेंगे तो आप इस मैप में आ जाइए। इस मैप में आप देखेंगे इसकी आकृति यश के आकार की है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस महासागर की आकृति यश के आकार की है, यानी इसका जो शेप है उसका शेप कैपिटल यश के आकार में है। कौन किसकी बात कर रहे हैं? अटलांटिक ओशियन की। और आप यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ पे अटलांटिक रिज इसी यश के आकार में भी यहाँ बना हुआ है, और ये एक भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, और यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं भी खूब होती हैं। ये सब जो हम आपको भूकंप ज्वालामुखी आपको हमने अपने वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे डिस्कस किया था। आप उसे अभी भी जाकर यूट्यूब पे पड़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक चीज़ और बताएं, इसे एक अन्य नाम से जानते हैं, इसका नाम है अंध महासागर। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, कहीं भी कोई हो सकता है IAS ना पूछे, PCS में पूछे जा सकते हैं। PCS से छोटे लोअर आप दे रहे हैं वहाँ पूछे जा सकते हैं। आप BEO दे रहे हैं वहाँ आपसे पूछे जा सकते हैं। आप RO दे रहे हैं वहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें। लेकिन अब हम बात कर रहे थे कोलंबस की। कोलंबस कैसे पहुँचा भारत? कोलंबस गलती से भारत तो नहीं आया, गलती से वो अमेरिका पहुँच गया, और वो अपने यात्रा के दौरान बड़ी ही कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन अंततः वो भारत को नहीं खोज पाया, लेकिन उसने एक बड़े महाद्वीप की खोज कर दी जिसे अब तक हम अनजान थे, और वो था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब बात आई, अब तक तो हमने बताया कौन? 1492 की बात। 86 में केप ऑफ गुड होप की खोज हो चुकी है। 1492 में एक स्पेन का यात्री पूरे अमेरिका महाद्वीप को खोज डालता है, लेकिन वो अभी भी वहम में रहता है कि हमने भारत को खोजा है। अब समय आता है 1498 का। अब समय आता है 1498 का। 1498 में ये यात्री निकलता है फिर पुर्तगाल से। पुर्तगाल से एक यात्री निकलता है और वो केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है? भारत के कालीकट। आप देखिए ये वो यात्री था जिसका नाम था वास्को डिगामा।
ये कहाँ से निकला? ये देख रहे हैं लिस्बन, ये पुर्तगाल की राजधानी है और पुर्तगाल से ये निकलता है, निकल कर पूरे जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर उसको क्रॉस करते हुए मेडागास्कर मोजाम्बिक के बीच से निकलते हुए ये पहुंचता है कहाँ पर? ये पहुंचता है भारत में केरल के तट पर या मालाबार के तट पर, या जैसे अन्य नाम से कहें तो ये कालीकट पहुंचता है। ये किस रास्ते आया था? ये पहले निकला था जब वहाँ से तो सबसे पहले ये पहुँचा था अटलांटिक महासागर में, जो आप ये देख रहे हैं। ये उत्तरी अटलांटिक है, दक्षिणी अटलांटिक है। सबसे पहले ये अटलांटिक की यात्रा किया, किसकी? उत्तरी अटलांटिक की, उसके बाद फिर दक्षिणी अटलांटिक की, उसके बाद अफ्रीका के तट से होते हुए, अफ्रीका के तट से होते हुए ये केप ऑफ गुड होप पहुँचता है। और वही गुड होप जिसकी खोज 1486 में बार्थ लेम्बुडेज ने कर दी थी, लेम्बुडेज ने कर दी थी। अब यहाँ से ये फिर मूव करता है किस तरफ? क्योंकि ये फंसा नहीं कहाँ पर? ये फंसा नहीं आपके बरमूडा ट्रायंगल में, ये उससे बचते हुए निकल गया। और आप देखेंगे कि जब ये मोजाम्बिक चैनल होते हुए, यानी मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच से होते हुए निकलता है। अच्छा, एक चीज़ और, जब मैं करंट पढ़ा रहा था, करंट का मतलब करंट अफेयर नहीं, धारा, जल धारा, तो हमने बताया था आपको, यहीं पर आपको याद दिला दें कि जो मोजाम्बिक है, आपको इस बड़े मैप में ले आ चलते हैं। ये आप देखें, ये जो मेडागास्कर है और ये जो मोजाम्बिक है, इसके बीच में एक जलधारा बहती है। किस जलधारा का क्या नाम था? उसका नाम था अंगुलहास। अभी भी आपको हम याद दिला रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप किसी विषय की सीमा में बंद कर सब्जेक्ट को ना पढ़ें। आप अगर मोजाम्बिक की चर्चा कर रहे हैं, आपके बावजूद होकर एक ट्रेड की रूट की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी जलधारा बह रही है। वहाँ पे जलधारा बह रही अंगुलहास, ठीक है। लेकिन हमारा विषय अंगुलहास को यहाँ जानना नहीं था, लेकिन हाँ इसलिए क्योंकि हमारे एग्जाम में प्रश्न विषय से विषयवार बांट कर नहीं पूछे जाते, हमसे एक साथ सब पूछे जाते हैं। इसलिए जब हम पढ़ें तो एक साथ सबको पढ़ें। इतिहास की नज़र से अगर हम देख रहे हैं चीज़ों को, तो हमें इतिहास आ सकती है, कंपटीशन हम बेट नहीं कर सकते, हमें एक साथ सब देखना है। तो यहाँ पर हमने बताया कि करंट होती है अंगुलहास। अंगुलहास स्वभाव से गर्म जलधारा है। अब यहाँ से अब आती है बात 1498 में वास्को डी गामा कहाँ तक पहुँचता है? कालीकट तक। भारत में जो कालीकट था, वहाँ पर एक बात और समझना है। कालीकट जो था, कालीकट जैसे भारत आता है, ये भारत का क्या है? एक बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब भारत के तट पर अवस्थित है। किस तट पर? भारत के पश्चिमी तट पर है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे और जाननी है कि जो पश्चिमी भारत का तट है, वहाँ पर एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा की खूब स्वागत किया, खूब जम के, यानी बहुत धूमधाम से उसका स्वागत किया। और उसे जब वो भारत में आता है तो उसे अनुमति भी देता है। किसके लिए? क्योंकि वो कहता है कि आप हमारे यहाँ से व्यापार करें, ट्रेड करें, और आपको हम इस बात की अनुमति देते हैं कि आप हमारे यहाँ से व्यापार करें। मसाला, जड़ी बूटी आदि चीज़ों को आप भारत से उठाइए और ले जाइए अपने यहाँ, बेचिए इनको, लेकिन उसकी कुछ कास्ट हमको दे दीजिए। अब तक इस क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र था भारत का, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो कुछ व्यापारी अभी भी एक्टिव थे। वो कौन से व्यापारी थे? यहाँ पर अरब व्यापारी थे। इस क्षेत्र में अरब के व्यापारी अभी भी एक्टिव थे, और अरब के व्यापारी यही कारण है कि वास्को डी गामा का विरोध करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अब इनके पास एक और प्रतिस्पर्धा करने वाला मिल चुका था, यानी एक और कंपटीटर मिल चुका था। और जब एक और कंपटीटर मिलेगा तो इनका जो लाभ होगा, इनका जो बेनिफिट होगा, ये क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। अतः ये कतई नहीं चाहेंगे कि कोई अन्य देश का भी व्यापारी भारत में आए। इसलिए जो अरबी व्यापारी थे, जो अरब के व्यापारी थे, वो वास्को डी गामा का विरोध करते हैं। लेकिन स्वागत किसने किया? जमोरिन ने। जमोरिन क्यों करता है स्वागत? क्योंकि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो यहीं आप इकोनॉमी भी समझ लें, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कास्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब देखिए, अब तक हमारे पास केवल अरबी व्यापारी थे,
केवल अरब के लोग थे हमारे मसाले को खरीदने के लिए, लेकिन अब पुर्तगाली भी हमारे यहाँ एंट्री कर रहे हैं। तो हमारे पास हमारे मसालों की क्या हुई, हमें लगा कि हमारे मसालों की क्रेता यानी डिमांड करने वाले, मांग करने वाले बढ़ गए, तो इसलिए जमहूरी इनका स्वागत करेगा। यहाँ से आप देखिए, हम आपको इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दे रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जियोग्राफी भी बता रहे हैं, और आप हिस्ट्री तो हम आपको जो टॉपिक उठाए हैं उसे हम चर्चा ही कर रहे हैं। अब जब ये वास्को डिगामा भारत से मसाला, जड़ी बूटी लेकर फिर अपने रास्ते से पुर्तगाल के लिए वापस जाता है, तो जितने कास्ट में ये टोटल खरीदा होता है उसका 60 गुना लगभग उसका लाभ मिल जाता है। यानी अगर वो 100 रुपये का सामान खरीदा था या 1000 का कह लें, तो वो 6000 रुपये में ले जाकर अपने पुर्तगाल में बेचता है। तो इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा लाभ कमाने वाला व्यापार समकालीन विश्व में कहीं था नहीं। तो ये थी कहानी भारत में पुर्तगालियों की आने की, या भारत में यूरोपियों की आने की। जो यूरोपीय थे इसी वजह से भारत से लालायित थे और भारत में वो बार बार आना चाहते थे। अगर इतनी बातें स्पष्ट हो तो यहाँ से हम थोड़ी सी आगे चलेंगे। अच्छा, आप समय, हाँ जी हाँ, समय बता दें। समय हो चुका है 9:43। अतः हमें पीपीटी दिखाकर इस क्लास को यहीं पर रोकना होगा। ठीक है, तो आइए हम पीपीटी दिखाते हैं आपको। हमने आपको बताया विदेशियों के आने का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में, वास्को डिगामा आता है। डच आते हैं 1605 में, अंग्रेज आते हैं 1608 में, डेनिश आते हैं 1616 में, फ्रांसीसी आते हैं 1667 में। ये आने का भारत में क्रम था। उसके बाद हमने बताया मध्यकाल में जो भारत और पश्चिमी देशों के बीच व्यापार होते थे, 2 रूट थे, फारस की खाड़ी होकर, लाल सागर होकर। लाल सागर का मार्ग कठिन हुआ करता था, यहाँ पे कोहरा बहुत पड़ता था और चट्टानें बड़ी कठोर थी यहाँ की। और जो सर्वाधिक जिस मार्ग से व्यापार होता था वो थी फारस की खाड़ी। और यहाँ पर इटली के व्यापारियों का दोनों मार्गों में आप देखेंगे एकाधिकार था। इसके बाद आपसे हमने बात की कि इसी क्रम में 1483 में जो व्यापारी आते हैं तुर्की में आप देखेंगे ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना होने से क्या होता है, आप देखेंगे इन मार्ग पर इनका नियंत्रण होता है और ये पूरी तरह से जो ट्रेड रूट था उस ट्रेड रूट को बैन लगा देते हैं। और जब बैन लगा देंगे, क्यों? क्योंकि वो टैक्स की मांग कर रहे थे, वो अपने व्यापार में एक बड़ा हिस्सा मांग रहे थे। अतः व्यापारियों के पास नए विकल्प खोजने की, नए तरीके खोजने की एक ऑप्शन बना कि हमें खोजना ही होगा। तो या फिर वो टैक्स दें जो बढ़ाया गया है, या फिर वो नए विकल्प की खोज की। तो ऐसे में उन्हें नए विकल्प की खोज करना आसान लगा। और वो आप देखेंगे नए विकल्प की खोज कौन करेगा, हमने आपको बताया जिसके पास तकनीकी होगी, जिसके पास नाविक प्रवीण हो, कुशल हो, और जिसके व्यापारी धनी हो, और जिस पर राजा का संरक्षण और सहयोग हो। ऐसे लोग नए तकनीकी की खोज करेंगे। और ये चारों आइडियल स्टेट सबसे पहले समझ में आदर्श हुई पुर्तगाली की है। और यही रीजन है कि पुर्तगाली जो हैं ये सबसे पहले भारत आते हैं। अब पुर्तगालियों द्वारा मार्ग की खोज का कारण हमने आपसे बताया, जो समुद्र में नाव की कला में महारत इनको हासिल थी। इनके पास दिक्सूचक यंत्र हुआ करते थे, जो यानी हम कंपास की बात कर रहे हैं। शासक यहाँ का जो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इसका बहुत बड़ा योगदान है। व्यापारिक वर्चस्व की आकांक्षा इनकी थी। ईसाई धर्म के प्रसार के लिए भी इसे एक फैक्टर होता है। और इसी क्रम में हमने आपको बताया कि भारत में क्या कारण था कि ये लोग आए। तो भारत में कारण हमने बताया कि भारत की आर्थिक संपन्नता। मार्को पोलो का विवरण आप देख सकते हैं, जो कहता है भारत की सोने की चिड़िया है और व्यापार में अधिक लाभ। उसके अलावा वाणिज्यवादी विचारधारा, जो सोना चांदी की संपन्नता के आधार पर देखा जाता है, और उसमें भारत एक वाणिज्यवादी देश है और भारत बहुत संपन्न है। और इसके बाद यूरोप की पुनर्जागरण की बात करते हैं। और ये यहाँ पे आप देखेंगे समुद्री कंपास की खोज, त्रिकोण पाल की खोज, बंदूक की खोज, जहाज की जो नाव की स्पीड थी यानी स्पीडोमीटर की खोज होती है। और शासकों का प्रोत्साहन, पुर्तगाल के लिए इस संदर्भ में प्रिंस हेनरी हैं और स्पेन के लिए क्वीन इसाबेला है। और वास्को डिगामा की सफलता जो 1498 में भारत आता है। इसके बाद हमारी आपसे बात हुई थी किस पर, इसके बाद हमारी आपसे बात हुई थी जिस टॉपिक पे, वो था पुर्तगाली नाविक। हमने बताया कि 1686 में पहला नाविक आता है बार्थलोमेव डिएज,
कहाँ आता है, केप ऑफ गुड होप में, और ये इसी की खोज करके वापस चला जाता है। इसके बाद जो प्रमुख यात्री भारत आता है वो है जो भारत जो प्रमुख यात्री यूरोप से भारत की खोज में आता है, लेकिन भारत को खोज नहीं पाता। वह 1492 में स्पेन का एक यात्री नाविक निकलता है और रास्ते में मार्ग भटक जाता है। तूफान और आदि की कष्टमयी यात्रा के बाद वो पहुंचता है अमेरिका महाद्वीप पर, और उसका नाम था कोलंबस, और वो अटलांटिक होते हुए जाता है। तो अटलांटिक की भी हमने कुछ विशेषताओं पर आपने चर्चा की थी, और इसके रोचक तथ्य के बारे में हमने आपको बताया कि अपनी मृत्यु तक यह नहीं जान पाया कि उसने जिसकी खोज की वो भारत नहीं है, उसे लग रहा था कि वही भारत है। 1498 में एक पुर्तगाली निकलता है नाविक, और वो आता है अटलांटिक होते हुए अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया के कालीकट पहुंचता है। ध्यान रहे कि जो 1492 में निकला था वो स्पेन से निकला था और उसका नाम कोलंबस था, और 1498 में निकल रहा पुर्तगाल से। सबसे पहले जो केप ऑफ गुड से आया था वो पुर्तगाल का था, उसके बाद जो कोलंबस गया था वो स्पेन का था, उसके बाद फिर पुर्तगाली आ रहा है वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा पहुंचता है भारत के कालीकट बंदरगाह पर, और ये मालाबार तट के पास अवस्थित है, और यहाँ का शासक था जमोरिन, और जमोरिन ने यहाँ का खूब इनका स्वागत किया और उसने मसाला और अन्य चीज़ों के लिए अनुमति दी। लेकिन यहाँ पे इस शासक का, इस यात्रा का विरोध भी करने वाले थे, वो थे अरबी व्यापारी। और जब ये वापस गया पुर्तगाल तो अपनी पूरी यात्रा का 60 गुना लाभ कमाया। तो ये बातें आपसे हमारी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अधिक से अधिक लोग इसे सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, और जहां तक हो सके अपने मित्रों को, जो आपके दोस्त हैं, इन दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, और जितने भी हमारे टॉपिक हैं उन टॉपिक के बारे में आप उन्हें सलाह दें कि इस क्लास को करें और लाभ लें। हम रोज़ 9 बजे सुबह लाइव लेकर आते हैं। संडे को हमारा काम और बढ़ जाता है, और संडे को हम 2 बार आपको सेशन लेकर आते हैं, एक 9 बजे और एक 6 बजे। ठीक है दोस्तों, अगर हम आप लोगों के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इतने बढ़िया मैटर बना कर दे रहे हैं, तो आप लोग कम से कम इस सेशन को लाइक तो करते रहिए, लाइक करके अपने दोस्तों तक फैलाते रहिए। हमारी भी इच्छा होती है कि हमारे चैनल पर अधिक से अधिक व्यू आएँ, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर। ठीक है दोस्तों, रुकेंगे हम आपकी सभी शुभकामनाओं के साथ। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में कल फिर सुबह 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।